बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। हम आपके ज़रिए मिस्टर फ़रहाद, मैडम रसवंती और मिस शीबा से इस इजलास में शिरकत होने की दरख्वास्त कर रहे हैं। आपसे भी दरख्वास्त है कि हमारे साथ तशरीफ़ ले चलें। सोनिया आगे बढ़ी। वो पलट कर जाने लगा। कमरे के बाहर आगे पीछे 4 मुसल्लह फौजी जवान खड़े हुए थे। सोनिया उनके दरमियान चलते हुए एक बड़े से हॉल में पहुंची, जहां वही अफराद नज़र आ रहे थे जो उसके साथ ड्राइंग रूम में बैठे थे। वो एक आरामदेह कुर्सी पर बैठ गई। अफसर ने अपनी जगह से उठकर कहा, मैडम सोनिया, आपकी आमद हमारे लिए बायस मुसरत भी है और बायस परेशानी भी। हमारे माहिरीन की रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि आप मैडम सोनिया हैं, लेकिन इससे पहले हम कई बार ऐसी रिपोर्टों से धोखा खाते रहे हैं। क्या आपकी दानिश में ऐसा कोई और तरीका है जिससे आपको हम सोनिया साबित कर सकें? वो इनकार में सर हिलाकर बोली, अब तक दुनिया की बेशुमार छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज दरियाफ्त हो चुका है, लेकिन शक का कोई इलाज अब तक दरियाफ्त नहीं हो सका। क्या आपके टेलीपैथी जानने वाले मौजूद हैं? हाँ, मौजूद हैं। क्या इससे पहले डमी सोनिया और डमी फरहाद को यहाँ भेजकर हमें धोखा नहीं दिया गया? हम उसी वक्त धोखा देते हैं जब हमसे दुश्मनी की जाती है। जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, उस दौर में जो सलूक आप लोगों की तरफ से हुआ, जवाबन हमने भी वही तरीक़ाकार इख्तियार किया। अफसर ने कहा, आज भी हमारा तरीका दोस्ताना नहीं था। हमने जबरन पारस को अगवा किया और यहाँ ले आए। क्या जवाबन हमें धोखा देने की कोशिश नहीं की जा रही है? खुदा बेहतर जानता है, हमने अब तक कोई धोखा नहीं दिया है और ना ही ऐसा कोई इरादा है। हाँ, आपका रवैया बदला तो हम फिर ज़रूर सोचेंगे। क्या आप खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर ये सचमुच बता सकती हैं कि असली पारस कौन है? मैं खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर सच सच कहती हूँ, हम में से कोई असल पारस की निशानदही नहीं कर सकता। ये झूठ है। सोनिया ने पूछा, तो फिर सच क्या है? हमारे पास जो पारस है यही असली है। यही मैडम रसवंती और मिस्टर फरहाद का बेटा है। हमें धोखा दिया जा रहा है। वहाँ से किसी डमी पारस को यहाँ लाया जाएगा, इसीलिए इसे पहले वहाँ वापस बुलवाया जा रहा है। क्या हम इतने नादान लगते हैं? दूसरे अफसर ने कहा, पिछले 2 इजलास में हमें यकीन दिलाया गया था कि शीबा जिंदा है, लेकिन नहीं, वो जिंदा नहीं है। पिछले इजलास में 2 औरतें साथ साथ बोल रही थीं और हमें यह तासुर दिया जा रहा था कि एक के ज़रिए मैडम रसवंती और दूसरे के ज़रिए शीबा बोल रही है, लेकिन यह भी सरासर धोखा था। दूसरी औरत के ज़रिए शीबा नहीं, जो बोल रही थी। सोनिया ने कहा, आप लोगों ने जो को देखा नहीं है। शार्पर की ज़ुबानी शायद कुछ सुना हो। वो बेहद मासूम है और संजीदा मामलात में ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकती जैसी कि शीबा इस औरत के ज़रिए कर रही थी। चलो हम मान लेते हैं वो जो नहीं थी, लेकिन मोरनिया ज़रूर थी, क्योंकि मोरनिया फरहाद के कब्ज़े में है। सोनिया ने कहा, ताज्जुब है, पिछले इजलास में जब शीबा इस औरत के ज़रिए बोल रही थी तो उसकी एक एक बात पर आप तालियां बजा रहे थे, खुशी के नारे लगा रहे थे। उस वक्त आपने ये एतराज़ क्यों नहीं किया? एक ने जवाब दिया, हम बहुत ज़्यादा खुश फहमी में मुब्तला हो गए थे। हमें शीबा के ज़िंदा रहने की खबर मिली तो हम दीवाने हो गए। हमें इस बात पर फ़ख्र होने लगा कि हमारी कौम की टेलीपैथी जानने वाली बेटी यहाँ आ गई है और उस वक्त हमसे मुखातिब है। लेकिन इजलास के बाद हमारे आला अफसरान ने यह नुक्ता उठाया कि दूसरी औरत के ज़रिए शीबा नहीं, जो बोल रही थी, और अगर जो नहीं तो फिर मोरनिया बोल रही थी। सोनिया ने पूछा, आपको कैसे यकीन आएगा कि शीबा ज़िंदा है? दूसरे ने जवाब दिया, हमारे पास कोई ऐसी कसौटी नहीं है, कोई ऐसी एक्सरे मशीन नहीं है जिसके ज़रिए हम असल शीबा को पहचान सकें। आप लोगों ने अपनी अपनी डमियाँ भेजकर माजी में इतने फ़रेब दिए हैं कि अब यकीन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सोनिया आराम से सीट की पुश्त से लग गई, फिर बोली, इसका मतलब है तुम लोगों में पहले से बेयकीनी थी। जब मैंने खुद को जाहिर कर दिया तो ये बेयकीनी जाहिर कर रहे हो। हमारे दरमियान जो दोस्ती कायम होने वाली थी उसे अब मशकूक बना रहे हो। मैडम, दोस्ती यूं ही नहीं हो जाती, इसके लिए अपना खून बहाकर भी एतमाद कायम करना पड़ता है, और एतमाद के बगैर कोई रिश्ता पायदार नहीं रह सकता। आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब की बात करें। जो पारस हमारे पास है वो हमारे ही पास रहने दें। अगर शीबा का कोई वजूद है तो वो यहाँ चली आए। शीबा अपने पारस को छोड़कर नहीं आ सकेगी। वहाँ बैठे हुए कई लोग हंसने लगे। एक ने कहा, यह कैसी बचगाना बात की है? शीबा की शादी नहीं हुई, उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया और ऐसी ममता कि उसे छोड़कर नहीं आएगी। मैडम सोनिया, आपकी ज़ुबान से ये बच्चों जैसी बातें जेब नहीं देती। दूसरे शख्स ने कहा, चलिए हम इस पर बहस नहीं करेंगे कि शीबा जिंदा है कि नहीं। अगर जिंदा है तो वो अपने बेटे पारस के साथ जहाँ है वहीं आराम से रहे।
ये चूंकि मैडम रसवंती का बेटा है और हमारे पास है, इसलिए शीबा की जगह मैडम रसवंती यहाँ आ जाएं और अपने बेटे के साथ रहें। सोनिया ने पूछा, यानी ये आपका आखिरी फैसला है कि हमारा पारस दोम यहाँ से नहीं जाएगा और आप हमें उसे ले जाने नहीं देंगे? ये ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात होगी और हम ऐसी बात नहीं कह सकते। हम दोस्ती करना चाहते हैं। दोस्ती का लफ्ज़ तुम लोगों की ज़ुबान से ज़ेब नहीं देता। हमने अपने तौर पर बहुत कोशिशें कर लीं, मगर तुम्हें दोस्त ना बना सके और ना शायद कभी बना सकें। शीबा ने एक औरत के ज़रिए कहा, मैं शीबा हूँ। तुम लोगों के यकीन ना करने के बावजूद खुदा के फजलो करम से जिंदा सलामत हूँ। दोस्ती के लिए फरहाद और उसकी साथी औरतों के दिल कितने कुशादा हैं, ये तुम जैसे तंग दिल और तंग नज़र नहीं समझ सकते। उन्होंने मुझे राज़ी खुशी तुम्हारे पास भेज देने का फ़ैसला किया ताकि मैं अपनी कौम के साथ रहूं, अपने वतन की खिदमत करूं और यहाँ रहकर आपस में दोस्ती और इत्तेहाद को मजबूत करती रहूं। लेकिन तुम लोगों ने ये साबित कर दिया कि यहूदी कभी मुसलमानों के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। ये मुसलमानों ने साबित किया है कि वो हमारे दोस्त नहीं बन सकते, उनमें से एक ने कहा। शीबा ने पूछा, क्या मुसलमानों ने तुम्हारे किसी बच्चे को अगवा किया है और उसे यरगमाल बनाकर तुम्हें मजबूर कर रहे हैं कि उनके दोस्त बन जाओ? तुम चोरी भी करते हो, सीना जोरी भी करते हो। रसवंती ने दूसरी औरत के जरिए कहा, अगर तुम्हारी नीयत साफ होती और इरादे नेक होते तो मेरे बेटे को अगवा ना करते, किसी और मुल्क की ज़मीन पर हमसे मुलाकात करते। तुम एक बार दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते, हम अपने कदमों से चलकर तुम्हारे पास चले आते, लेकिन तुमने जारहाना इकदाम किया है। ये मत सोचो कि मेरे बेटे को यरगमाल बनाकर हमें मजबूर कर दोगे। खुदा की कसम, अगर उस पर ज़रा भी आंच आई तो आहनी दीवारों के पीछे बैठे हुए तुम्हारे अफसराने बाला में से कोई नहीं बचेगा। मैं तुम लोगों को सिर्फ 6 घंटे की मोहलत दे रही हूँ। 6 घंटे बाद तुम्हारे यूरेनियम के ज़ख़ीरे और प्लांट को तबाह करके रख देंगे। तुम्हारी बहरी, बर्री और फ़ज़ाई फ़ौज का कोई राज नहीं रहेगा। सारी दुनिया यह तमाशा देखेगी कि एक मुल्क की फ़ौज आपस में किस तरह लड़ती है। तुम्हारी फौजें एक दूसरे से लड़कर खुद ही तबाह बर्बाद हो जाएंगी। एक अफसर ने कहा, हम तस्लीम करते हैं, ऐसा हो सकता है। पहले सिर्फ एक टेलीपैथी की ताकत थी, एक फरहाद अली तैमूर था, अब मोरनिया और जोजो समेत तुम्हारे पास 5 टेलीपैथी की कुव्वतें हैं। तुम इतनी धमकियां इसलिए दे रही हो कि हम दहशत ज़दा होकर फौरन ही पारस को आज़ाद कर दें, लेकिन आप तस्वीर का दूसरा रुख भी तो देखें। अगर हमने उसे आज़ाद ना किया, अगर हमने अपनी तबाही और बर्बादी का इंतकाम तुम्हारे बेटे से लिया, अगर सोनिया को भी हलाक कर दिया, तब क्या होगा? क्या पारस से ज़्यादा अजीज़ रिश्ता कोई और है? मैं मानती हूँ, पारस हमारी जान है, ज़िंदगी है, हम सब का लाडला है। हम उसके बदन पर एक हल्की सी खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर उसकी हलाकत कैसे बर्दाश्त करेंगे? लेकिन मैं माँ हूँ। जब से मैंने बेटे को जन्म दिया है तब से उसे एक हाथ से दूसरे हाथ अगवा होते देख रही हूँ। कभी वो मेरी गोद में मुस्तकिल नहीं रहा। मैं उसकी जुदाई का ज़ख्म आज तक सहती आ रही हूँ। अगर खुदा को यही मंजूर है कि मेरा बेटा तुम्हारे हाथों मारा जाए तो मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ। उसकी जुदाई का दुख सारी ज़िंदगी झील लूँगी, मगर तुम्हारी कौम मट्टी में मिल जाएगी। मेरी इस बात को धमकी ना समझो। 6 घंटे बाद यहाँ क्या बताने वाली है? मोरनिया मेरी हिदायत पर अमल कर रही थी। मेकअप का सामान खरीदकर होटल के कमरे में आ गई थी। दरवाज़ा बंद करने के बाद बड़े से आईने के सामने बैठ गई थी। मेकअप का सामान निकाल कर सामने रख रही थी। मैं उसे बता रहा था कि कौन सी चीज़ किस वक्त इस्तेमाल करना है और किस तरह इस्तेमाल करना है। वो बाथरूम में गई, मुंह हाथ अच्छी तरह धोने के बाद तौलिए से खुश्क करके आईने के सामने बैठ गई। इसके बाद मेरी हिदायत के मुताबिक मेकअप करने लगी। उसने पूछा, शार्पर की तबीयत कैसी है? अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो मेकअप करते करते रुक गई। आईने में हैरत से देखते हुए बोली, क्या वाकई? लेकिन वो तो सेहतमंद था, एक दिन की बीमारी से कैसे मर गया? टेलीपैथी बीमारी नहीं, बला है, हम सबको मारती रहती है। हम में से कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ मरने के लिए रह जाते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? टेलीपैथी सीखने वाले जल्दी मर जाते हैं? हाँ, आम आदमी का पीछा मौत करती है। टेलीपैथी जानने वालों का पीछा सिर्फ मौत नहीं, दुनिया जहान के दुश्मन भी करते रहते हैं, इसीलिए जल्द मौत आ जाती है। तुम मुझे डरा रहे हो। अगर ऐसी बात है तो तुम एक अरसे से किस तरह जिंदा हो? हमारे साथ कातिबे तकदीर की मेहरबानी है। हम तदबीर करते हैं, तकदीर साथ देती रहती है। वो कैसे मर गया? अपनी गलत हिकमत अमली की वजह से।
वो सिर्फ जिंदा रहने की ख्वाहिश करता था, मगर जिंदा रहने की तदबीर नहीं कर सकता था। एस मास्टर के पास पहुंचकर उसे भी ट्रांसफॉर्मर मशीन के जरिए टेलीपैथी का इल्म सिखाना चाहता था। अगर मैं उसे ढील देता तो टेलीपैथी जानने वाले बहुत बड़े दुश्मन का इजाफा हो जाता, लिहाजा मैंने उसे ख़त्म कर दिया। वो सहम कर बोली, एस मास्टर मेरे पीछे पड़ गया है, अगर वो मुझे अगवा करेगा तो क्या तुम मुझे भी मार डालोगे? तुम्हें मारना होता तो यूं बचाने की फिक्र ना करता। जो मेरे अपने हैं और मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनके लिए जान की बाजी लगा देता हूँ। तुम मेरे लिए पराई नहीं हो। तुम गुलाम बाकी से मोहब्बत करती हो और गुलाम बाकी मुझसे मोहब्बत करता है। जब तक मोहब्बत का ये सिलसिला सच्चाई और वफादारी से कायम रहेगा, हम तुम्हें दुश्मनों के हाथों में पहुंचने के बाद भी नहीं मारेंगे। तुम्हें वहां से सही सलामत निकाल लाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वो परेशान होकर बोली, ये मैंने क्या इल्म सीख लिया है, ये तो मेरे लिए मुसीबत बन गया है। मैं कह चुका हूँ, ये सब के लिए मुसीबत बन जाता है। वो सर्द आह भर कर बोली, मैं अपनी बहन को बहुत चाहती हूँ। उसे भी दुश्मनों से महफूज रखने के लिए इल्म सिखा दिया। पता नहीं वो कहाँ है और किस हालत में है। जब तक वो जहानत से काम लेती रहेगी और अपने इल्म को छुपा कर रखेगी, दूसरों पर जाहिर नहीं करेगी, उस वक्त तक महफूज रहेगी। मैंने बड़ी गलती की। तनवीमी अमल के ज़रिए उसके लहजे को अपने दिमाग से भुला दिया। अगर याद होता तो उसे होशियार रहने के लिए कहती। ये तुमने दानिशमंदी का सबूत दिया था। अच्छा हुआ कि उसके लबो लहजे को भूल गई हो। याद करोगी तो कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे ज़रिए तनाना तक पहुंच जाएगा। वो सोचती रही और मेरी हिदायत के मुताबिक मेकअप करती रही। फिर उसने पूछा, क्या दूसरे तनवीमी अमल के ज़रिए पहले तनवीमी अमल का तोड़ हो सकता है? बेशक हो सकता है, जैसा कि मैंने गुलाम बाकी और शार्पर पर किया है। लेकिन जिस पर पहले तनवीमी अमल किया गया हो वो या तो बीमार हो या किसी न किसी तरह आसाबी कमज़ोरियों में मुब्तला हो। मैंने गुलाम बाकी को आसाबी कमज़ोरी में मुब्तला किया था और शार्पर तो खुद ही बीमार पड़ा हुआ था। इन दोनों को अपना मामूल बनाने और बहराम का तिलिस्म तोड़ने में मुझे दुश्वारी पेश नहीं आई। क्या एक तनवीमी अमल करने वाला मेरे दिमाग से तनाना की आवाज़ और लबो लहजे को मालूम कर सकता है? जब तक तुम दिमागी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहोगी, कोई तुम पर तनवीमी अमल नहीं कर सकेगा। फिर यह कि बर्नार्ड स्लेरी ने तुम्हारे दिमाग को अच्छी तरह लॉक किया है। कोई ख्याल ख्वानी के ज़रिए वहाँ नहीं पहुँच सकेगा। तुम फ़िलहाल हर तरह से महफूज हो। तुम्हें अभी छुपा कर रखने का मसला है, इसीलिए ये रूप बदला जा रहा है। तुम्हें कुछ अदाकारी भी करना होगी। अपना लबो लहजा बदल कर दूसरों से बोलना होगा। तुम्हें सूरत शक्ल से और आवाज़ व लबो लहजे से अच्छे खासे लोग पहचानते हैं। वो सोच के ज़रिए बातें कर रही थी। हैरानी से आईने में देखते हुए खुश होकर बोली, ओ गॉड, मैं तो बिल्कुल ही बदल गई हूँ। चेहरा कुछ से कुछ हो गया है। अब मुझे मेकअप करना आ गया है। चूँकि वो अनाड़ी थी, इसलिए मेकअप में 2 घंटे लग गए थे। वो खड़ी हो गई, ज़रा दूर जाकर आईने में देखते और हंसते हुए बोली, मैं खुद को नहीं पहचान रही हूँ। ओह, कितना अच्छा लग रहा है। अपने अंदर ही छुप गई हूँ। अपने आप से आंख मचोली खेल रही हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, फ़ौरन लिबास तब्दील करो, मैं जा रहा हूँ, 15 मिनट के बाद आऊँगा। उसने लिबास तब्दील करने के लिए दिमाग के दरवाजे बंद कर लिए। मैंने मास्क मैन को मुखातिब किया। उसने खुश होकर पूछा, हेलो फरहाद साहब, फरमाइए कैसे याद किया? आपको तमाम हालात का इल्म होगा, मैंने कहा। इसराइल में जो कुछ हो रहा है वो तो मुझे मालूम है। यहाँ अमेरिका में आपकी भाग दौड़ समझ में नहीं आ रही है। यहाँ ट्रांसफॉर्मर मशीन का चक्कर है। आपको ये सुनकर अफसोस होगा कि वो मशीन सुपरमास्टर के हाथ लग गई है। मास्क मैन को ज़बरदस्त शौक पहुंचा। वो परेशान होकर बोला, ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो मशीन हासिल करने के बावजूद उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? इसलिए कि किसी टेलीपैथी जानने वाले की ज़रूरत है जिसके दिमाग से ये वो इल्म अपने दिमाग में मुंतकिल करा सके। मैंने शार्पर को ख़त्म कर दिया है। वो खुश होकर बोला, ओह थैंक्स गॉड, उसने तो नाक में दम कर दिया था, आखिर अपने अंजाम को पहुंचा। इस मशीन के मुतालिक ज़रूरी बातें याद रखो। 3 अफराद इस मशीन को ऑपरेट करना जानते हैं। एक मैं, दूसरी मोरनिया, तीसरा आर्मर जो आपकी कैद में है। हम तीनों में से कोई भी एस मास्टर के हाथ लगेगा तो वो पहली फुर्सत में ये इल्म हासिल कर लेगा। ये अच्छा ही हुआ कि मैंने अब तक आर्मर को कैद में रखा है। उसे आप कैदी बनाकर ना रखें, मेहमान बनाकर रखें। उसे हर तरह का ऐशो आराम मिलना चाहिए। सिर्फ इतनी एहतियात रखें कि जहाँ उसे रखा जाए वहाँ परिंदा भी पर ना मार सके।
मैं ऐसे इंतजामात कर चुका हूँ, आपकी सिफारिश पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दूंगा। मशीन के बारे में दूसरी बात अब सुनिए। एस मास्टर तजर्बाकार मैकेनिक और माहिरीन के ज़रिए उसे ऑपरेट करने का तरीका मालूम कर सकता है। जब मशीन का तजर्बा किया जाएगा, एक एक पुर्जे को समझा जाएगा, उसके फंक्शन के मुतल्लिक मालूम होगा तो तरीका भी मालूम हो जाएगा। इसमें कुछ वक्त लगेगा, बहरहाल उसे मशीन ऑपरेट करना आ जाएगी। ये बात तो तशवीशनाक है। इस सिलसिले में तीसरी बात वो ये है कि इसके पास कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं है। आर्मर आपके पास है, मोरनिया और जो मेरे पास हैं। बाकी रसवंती और शीबा खुद अपनी हिफाजत करना जानती हैं। वो बात सुनते हुए अपनी जगह से उठकर बेचैनी से टहलने लगा। उसके अंदर खलबली पैदा हो गई थी क्योंकि वो एक सुपर पावर था। उसके मुकाबले में एक सुपर पावर टेलीपैथी का इल्म हासिल करने वाला था। अगर ऐसा हो जाता तो वो मास्क मैन से कई गुना बरतर और ताकतवर हो जाता। और सबसे अहम बात ये कि ख्याल ख्वानी के ज़रिए रफ्ता रफ्ता सुरंग बनाता हुआ मास्क मैन के मुल्क के एक एक राज तक पहुंच सकता था। वो परेशान होकर बोला, फरहाद कुछ करो, वो मशीन उसके पास नहीं रहनी चाहिए। मैं इसीलिए अमेरिका में हूँ। फ़िलहाल हमें मोरनिया को छुपा कर रखना है। अभी वो मेकअप में है, गेटअप चेंज कर दिया है उसका। अब मुझे एक खुफिया पनाह गाह की ज़रूरत है जो आप ही के ज़रिए हासिल हो सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास महफूज और बेहतरीन पनाह गाहें हैं। सुपर मास्टर का ध्यान भी कभी उस तरफ नहीं जाएगा। मैं ऐसी ही किसी पनाह गाह में मोरनिया को छुपा देना चाहता हूँ। मैं बॉस को हुक्म दे रहा हूँ, वो आपके हर हुक्म की तामील करेगा, आपको मुख्तलिफ पनाह गाहों तक पहुँचाएगा। जो जगह पसंद हो वहाँ मोरनिया को छुपा दें। मास्क मैन, इस सिलसिले में एक बात का तस्फिया अब भी होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? वो मशीन जिसके भी हाथ आएगी वो किस्मत का धनी होगा। दूसरे मामलात में हम दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे, लिहाजा मोरनिया को जहाँ भी छुपा कर रखूँ उसे आप अगवा नहीं करेंगे और किसी दूसरी जगह मुझसे छुपा कर नहीं रखेंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। मुझे ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मेरे पास टेलीपैथी जानने वाला आर्मर मौजूद है। मोरनिया के सिलसिले में उससे धोखा नहीं हो सकता था, और अगर हो भी जाता तो हमें इन हालात से निमटना आता है। ये बाद की बातें थीं। फ़िलहाल मोरनिया को छुपाने के लिए मास्क मैन का ताउन लाजमी था। उसने पूछा, फरहाद साहब, क्या एस मास्टर से आपकी मुलाकात हुई है? सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी है। वो योगा का माहिर है, सांस रोक लेता है। मैं आपको उसके घर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैंने जल्दी से पूछा, वो कैसे? क्या आप उसे जानते हैं? वो शतरंज का माना हुआ खिलाड़ी है। उसके मुतालिक इतनी ही मालूमात हैं कि वो बचपन से शतरंज खेलता आ रहा है। ये उसका ख़ानदानी मशगला है और ये ऐसी बातें हैं जिनके ज़रिए उसके माजी तक मैं पहुंच सकता हूं। मेरे आदमी उसके मुतालिक मालूमात फराहम कर रहे हैं कि पिछले 30 बरस में कितने शतरंज के माने हुए खिलाड़ी मुख्तलिफ टूर्नामेंट में हिस्सा लेते रहे हैं। उनके नाम और पते मालूम होने के बाद हम इस लाइन पर चलेंगे कि शतरंज का कौन सा खिलाड़ी सियासत में हिस्सा लेता रहा है, फिर रफ्ता रफ्ता अमेरिका की सियासत में बहुत बड़ा किरदार अदा करने लगा है। ऐसा ही कोई आदमी आज का सुपर मास्टर है। आप बहुत दूर तक मालूमात हासिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उसके घर तक मुझे पहुंचा देंगे। मैं इस दिन का इंतज़ार करूंगा। आप अपने बॉस को हुक्म दें कि मेरे लिए खुफिया अड्डे, जांबाज फाइटर, कारें और हेलीकॉप्टर वगैरह हर दम तैयार रखे। किसी वक्त भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने मोरनिया के पास आकर देखा। वो लिबास तब्दील करके तैयार हो चुकी थी, मेरा इंतज़ार कर रही थी। आईने के सामने घूम घूम कर अपने आप को देख रही थी। खुद को एक नई दोशीज़ा के रूप में देखकर खुश हो रही थी। मैंने कहा, इसी कमरे में इंतज़ार करो, मैं थोड़ी देर के लिए दिमागी तौर पर हाजिर रहूँगा, अपने मामलात निपटाऊँगा, फिर तुम्हें यहाँ से ले चलूँगा। हमारी कार बहुत पहले ही फ्लाइंग क्लब के करीब पहुँच गई थी। गुलाम बाकी ने गाड़ी रोक दी थी। वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर कहा, हम हेलीकॉप्टर के ज़रिए नहीं जाएंगे। फिर पूमी ने पूछा, क्या हम शिकागो नहीं जाएंगे? नहीं, तुम जानती हो एस मास्टर यहाँ जो चाहे कर सकता है। उसने मोरीना को हिरासत में लेने के लिए पुलिस और इंटेलिजेंस वालों को फर्नांडो के यहाँ भेजा था। अगर 1 मिनट की ताख़ीर हो जाती तो मोरनिया गिरफ्तार हो जाती। अब वो एक होटल में है, मेकअप हो चुका है, यहाँ से निकलने को तैयार है, लेकिन हम हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करेंगे तो एस मास्टर के सुराग रिसा हम पर नज़र रखेंगे। वो जानता है फर्नांडो हमारी पुश्त पर है और उसके हेलीकॉप्टर में सफ़र करने वाले फरहाद ही के आदमी हो सकते हैं। मैंने पूमी पर एक नज़र डालते हुए कहा, तुम अपने चेहरे पर थोड़ी सी तब्दीली कर लो और लिबास तब्दील कर लो। गुलाम मेरे हुक्म पर डिग्गी से एक बैग निकाल कर ले आया। मैंने कहा,
तुम यहाँ से जाओ, घूमते फिरते रहो, मैं तुमसे राब्ता कायम करूँगा। तुम जहाँ रहोगे वहाँ तुम्हारे लिए गाड़ी पहुँच जाएगी। वो चला गया। हमारी कार के शीशे टिंटेड थे। बाहर वालों को नज़र नहीं आ सकता था कि अंदर क्या हो रहा है। हमारे बैग में रेडीमेड मेकअप था। पूमी ने सामान निकाल कर मेकअप शुरू किया। आईना देखते हुए अपनी भवें ज़रा मोटी कर लीं। आंखों के दोनों किनारों के पास एक पतला सा रबड़ लगा लिया। ये रबड़ चेहरे की जिल्द को एक तरफ ज़रा खींच लेता था। इस तरह उसकी दोनों आंखें ज़रा ज़रा सी खिंच गईं। आंखों की शेप बदलने से इंसान का चेहरा भी बड़ी हद तक बदल जाता है। उसने नाक के दोनों नथनों में छोटे छोटे से स्प्रिंग लगाए, जिससे नाक फैल गई। फिर उसने बालों की विग अपने सर पर रखी। इधर मैंने अपने चेहरे पर मूंछ और दाढ़ी का इजाफा किया। आंखों पर स्याह गॉगल्स चढ़ा लिए। जो कोट मैंने पहना हुआ था वो 2 रंगों का था। उसे उलटकर पहना जाता तो वो नीले रंग का हो जाता। पूमी ने बैग से अपना लिबास निकालते हुए कहा, उधर मुंह करो। मैंने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। थोड़ी देर बाद हम कार से निकले तो कोई हमें पहचान नहीं सकता था। तहखाने में बहराम गंगुली के साथ जितने आदमियों ने हमें देखा था वो भी हमें देखकर धोखा खा जाते। जिन सुराग रिसानों को हमारा लिबास और हुलिया बताया गया था वो हम तक पहुंच ना पाते। मैंने वो बैग संभाल लिया था। हम पैदल चल रहे थे। पूमी ने पूछा, कितनी दूर जाएंगे? मैंने कहा, एक गाड़ी आने वाली है। मैंने ख्याल खवानी के ज़रिए मास्क मैन से कह दिया था। फ्लाइंग क्लब से 2 फरलांग के फासले पर वो गाड़ी खड़ी होगी। उसका रंग और नंबर मुझे मालूम है। मैंने चलते हुए गुलाम बाकी को मुखातिब किया और पूछा, तुम जहाँ हो वहाँ की अहम निशानी बताओ और इंतज़ार करो। इस वक्त मैं एलायंस थिएटर के सामने हूँ, वहीं रुक जाओ। मैंने रेड पावर के बॉस से कहा, मेरा नीग्रो साथी एलायंस थिएटर के पास खड़ा हुआ है, वहाँ गाड़ी भेज दो। उसने मुझे गाड़ी का रंग और नंबर बताया, जो मैंने गुलाम बाकी को बता दिया। उस वक्त तक हम अपनी कार के पास पहुँच गए थे। मैंने दरवाज़ा खोलकर अगली सीट पर बैठते हुए कहा, तुम ड्राइव करोगी? उसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। मैंने ख्याल खवानी के ज़रिए गुलाम बाकी को मुखातिब किया, लेकिन ज़ुबान से भी बोलता रहा ताकि पूमी सुन ले। मैंने उससे कहा, इस शहर से 7 मील दूर हाईवे पर गोगो होटल है। तुम उस होटल के सामने गाड़ी रोककर गाड़ी ही में बैठे रहो। एक शख्स आकर तुम्हारी गाड़ी का दरवाज़ा खोलेगा, फिर तुम्हें होटल के कमरे में पहुंचा देगा। कमरे में 2-4 लोग होंगे जो तुम्हारा हुलिया तब्दील करेंगे और तुम्हें चोर दरवाजे से बाहर कर देंगे। हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। वहाँ के दूसरे कमरे में हमारा भी हुलिया तब्दील किया जाएगा। हम भी चोर दरवाजे से निकलेंगे। मैंने पूमी की तरफ देखा। वो बोली, मैं उसी तरफ जा रही हूँ। ज़रा सुस्त रफ्तारी से चलो, मैं अभी मोरनिया के साथ रहूँगा। गोगो होटल के सामने पहुँचकर मुझसे मुखातिब हो सकती हो। मैंने मोरनिया के पास आकर कहा, यहाँ से निकलो, कमरे का दरवाज़ा बंद करना, लॉक ना करना, चाबी वहीं छोड़ दो। चाबी तो काउंटर पर जमा की जाती है। अरे तुम वो मोरनिया नहीं हो जो काउंटर से चाबी लेकर कमरे में आई थी। तुम तो कोई विजिटर हो, किसी से मिलने आई थी, अब वापस जा रही हो। तुमसे कोई चाबी के मुतालिक नहीं पूछेगा। वो मुस्कुराते हुए बोली, ओह गॉड, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं अब कोई दूसरी लड़की बन गई हूँ। वो कमरे से निकल आई, फिर लिफ्ट में पहुँची, वहाँ से ग्राउंड फ्लोर पर आई। लिफ्ट से निकलने के बाद काउंटर के करीब पहुँचते हुए बोली, कोई मुझे पहचान तो नहीं लेगा ना? तुम अंदर से मोरनिया हो, इसीलिए अंदेशे में मुब्तला हो। तुम्हें मेकअप करने और रूप बदलते रहने की आदत हो जाएगी तो बड़ी दलेरी से किसी भी जान पहचान वाले के सामने खड़े होकर गुफ्तगू करोगी। ना तुम्हें कोई खौफ होगा और ना वो तुम्हें पहचान सकेगा। आज भी कोई नहीं पहचान सकता। देखो, अब मैंने तुम्हें बातों में लगाकर काउंटर के पास से गुजरवा दिया है। तुम अब बाहर आ गई हो। अब आगे बढ़कर पार्किंग एरिया में देखो, एक सफ़ेद रंग की कार के पास हल्की नीली वर्दी पहने हुए एक ड्राइवर है। तुम उसके पास पहुंचो, वो तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल देगा। उसने ऐसा ही किया। जैसे ही उसके करीब पहुंची, ड्राइवर ने अदब से सलाम किया, फिर पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। वो बैठते हुए बोली, ओ फरहाद, ये तो सब कहानियों जैसा लग रहा है मुझे। यूँ लगता है जैसे मैं कोई जासूसा हूँ और दुश्मनों से छुपती फिर रही हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है। यही हो रहा है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये कहानी नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी की अब हकीकत है। मैं कहाँ जा रही हूँ? ये किसकी कार है? तुम इतनी जल्दी सारे इंतज़ामात कैसे कर लेते हो? ये बातें रफ्ता रफ्ता मालूम हो जाएंगी। अभी काम की बात सुनो। ये कार तुम्हें फ्लाइंग क्लब तक पहुँचाएगी। वहाँ 2 शख्स तुम्हारी गाड़ी के पास आएंगे, कार का दरवाज़ा खोलेंगे। तुम उनके साथ चली जाना। वो तुम्हें हेलीकॉप्टर में कहीं ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? मुझे डर लग रहा है। तुम अपने दिमाग के दरवाजे मेरे लिए खुले रखोगी तो मैं तुम्हारी निगरानी करता रहूँगा। तुम्हें जहाँ ले जाया जा रहा है मुझे उस जगह का इल्म नहीं है। मैं तुम्हारे ही ज़रिए वहाँ का पता ठिकाना मालूम कर सकता हूँ। यानी डरने की बात तो नहीं है ना? अरे प्लीज़ अपने दिल से डर निकाल दो।
तुमने टेलीपैथी सीखने के बाद अपने लिए ऐसी ज़िंदगी गुजारने का रास्ता इख्तियार कर लिया है जिस पर चलना अब तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। हालात तुम्हें कहीं से कहीं पहुंचाते रहेंगे। तुम कब तक डरती रहोगी? गाड़ी एक फ्लाइंग क्लब के पास पहुंचकर रुक गई। 2 शख्स गाड़ी के पास आए। एक ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। मोरनिया बाहर आई। उन्होंने अदब से सलाम किया और आगे जाने लगे। वो उनके पीछे चलने लगी। तीनों हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। इस वक्त पूमी ने मुखातिब किया। मैंने कहा, मोरनिया, मैं तुम्हारे पास आता रहूँगा। तुम्हें फिर समझाता हूँ, अपने दिल से डर निकाल दो, दलेर बनकर रहो। मैं बहुत जल्द गुलाम बाकी को तुम्हारे पास पहुँचा दूँगा। मैं उसे तसल्लियाँ देकर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। हमारी कार गोगो होटल के सामने रुकी हुई थी। एक शख्स ने आकर दरवाज़ा खोला। हम कार से बाहर आ गए। फिर उसके साथ चलते हुए होटल के अंदर पहुँचे और वहाँ से लिफ्ट के ज़रिए 4थी मंजिल पर पहुँचकर एक कमरे में दाखिल हो गए। कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। हर काम सहूलत से मगर तेज़ी से होता जा रहा था। वहाँ मेकअप का सामान और हमारे लिए मुख्तलिफ लिबास रखे हुए थे। मेकअप करने वाले भी मौजूद थे। एक शख्स ने जवान जोड़े की तस्वीरें दिखाईं। उनकी तस्वीरें मुख्तलिफ जावियों से उतारी गई थीं। उनके मुताबिक हमारा मेकअप शुरू हो गया। उसने कहा, जनाब, इन दोनों की आवाज़ों का कैसेट भी है, क्या आप सुनना चाहेंगे? थोड़ी देर बाद सुनूंगा, फिर इनके मुतालिक सब कुछ मालूम कर लूँगा। जो कुछ तुम जानते हो वो बताओ। उसने बताया, लड़की का नाम एना मरिया है और जवान का नाम जे वॉल्टर है। ये दोनों केप टाउन के रहने वाले हैं। कल उनकी शादी हुई है। उन्होंने हनीमून मनाने के लिए नायाग्रा वाटरफॉल्स के पास एक कॉटेज रिजर्व करवाया था। उनका ताल्लुक रेड पावर से है। हमारे बॉस ने उन्हें न्यूयॉर्क बुला लिया है। जब आप नायाग्रा के कॉटेज में पहुंचेंगे तो उनका मैरिज सर्टिफिकेट और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अहम कागजात वहां मौजूद होंगे। मैंने पूमी से कहा, मैं मोरनिया की खबर लेता रहूँगा। तुम एना मरिया की आवाज़ सुनो ताकि उसका लबो लहजा और गुफ्तगू का अंदाज़ इख्तियार कर सको। मैं बाकी मालूमात उसके दिमाग से हासिल कर लूँगा। उस शख्स ने रिकॉर्डर करीब लाकर रख दिया। उसमें एना मरिया की आवाज़ का कैसेट लगाया, फिर उसे ऑन कर दिया। मैंने मोरनिया के दिमाग में झांक कर देखा। वो हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रही थी। मुझे दिमाग में महसूस करके मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि दिल से अब डर निकल गया है। वो बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोली, असल में मैंने ऐसी ज़िंदगी कभी नहीं गुजारी, कभी सोच भी नहीं सकती थी। ऐसे हालात से 2-4 होना पड़ेगा। तुम लोगों की तरह मेरा दिल भी रफ्ता रफ्ता मजबूत हो जाएगा। बाकी कहाँ है? उसका हुलिया भी बदल गया है। वो बहुत जल्द तुमसे मिलेगा। मैंने एक आध बार उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश की थी। वो सांस रोक लेता है। फ़िलहाल कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला नहीं है, इसीलिए तो मैंने भी अपने दिमाग को तुम्हारे लिए आज़ाद छोड़ा है। फिर वो मेरा रास्ता क्यों रोकता है? वो सिर्फ मेरे कोड वर्ड्स सुनकर दिमाग के दरवाजे खोलता है। मैं उसे समझा देता हूँ। तुम चंद सेकंड बाद उससे सोच के ज़रिए गुफ्तगू कर सकोगी। मैंने गुलाम बाकी से पूछा, क्या तुम मोरनिया को भी दिमाग में नहीं आने देते हो? आपने मेरे और उसके दरमियान कोड वर्ड्स मुकर्रर नहीं किए, इसीलिए एहतियातन सांस रोक लेता हूँ। फ़िलहाल कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला नहीं है, तो मोरनिया के साथ कोड वर्ड्स मुकर्रर कर लो। उनके मुताबिक सोच के ज़रिए गुफ्तगू करो। मैं उसे समझा कर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। हमारे चेहरों पर मेकअप हो रहा था। मेरी आंखें बंद थीं। रिकॉर्डर से उभरने वाली एना मरिया की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मैं वो आवाज़ सुनते सुनते उसके दिमाग में पहुंच गया। वो कल ही दुल्हन बनी थी, अपने दुल्हा के साथ थी। मैं फ़ौरन वापस आ गया। मैंने आंखें खोलकर आईने में देखा। मेकअप करने वाले बड़ी महारत से चेहरा तब्दील कर रहे थे। मैं तस्वीर के मुताबिक जे वॉल्टर बनता जा रहा था। पूमी तकरीबन एना मरिया बन चुकी थी। मैं रेड पावर के बॉस के पास गया। वो इस बंगले में था जहां मोरिना पहुंचने वाली थी। मेरे मुखातिब करने पर उसने कहा, जनाब, अभी मेरे आदमियों ने इतला दी है कि मिस मोरनिया का जो बॉयफ्रेंड है वो नीग्रो है। हाँ, ये मैं बताना भूल गया था। उसका नीग्रो होना हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा। आप जानते हैं यहाँ आए दिन नस्ली फसादात होते रहते हैं। गोरे लोगों को कालों से अदावत है और कालों को गोरों से नफरत है। रेड पावर की एक बहुत ही काबिल औरत लेडी हेलेना इस बंगले में रहती थी। इसका एक जवान आशिक था। हमने सोचा था मोरनिया और उसके बॉयफ्रेंड को उसी रूप में यहाँ रखेंगे। मैं दुश्वारी समझ गया। लेडी हेलेना का फ्रेंड गोरी चमड़ी वाला है, लिहाजा मेरा साथी गुलाम बाकी को वहाँ मोरनिया के साथ बंगले में नहीं रख सकेगा। बंगले के क्वार्टर में 3 नीग्रो मुलाजिम हैं, जिनमें एक मर्द है और 2 औरतें। हम उस मर्द की जगह गुलाम बाकी को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही सही। आप गुलाम बाकी और मोनिया को समझा दीजिए। इस इलाके में वो मालका और मुलाजिम की हैसियत से रहेंगे।
उनमें बेतकल्लुफ़ी हुई या किसी को शुबा हुआ कि एक गोरी औरत किसी काले आदमी के साथ रहती है तो यहाँ भी फसादात शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा, यह वाकई बड़ा प्रॉब्लम है। वो दोनों तो एक दूसरे के दीवाने हैं और कोई भी गलती कर सकते हैं। मैं कहाँ तक उनकी निगरानी करूँगा? वो कुछ सोचकर बोला, नस्ली फसादात इंग्लैंड और अमेरिका में हो रहे हैं, क्या मोरनिया किसी दूसरे मुल्क में नहीं रह सकती? मैंने मोरनिया के पास पहुंचकर पूछा, मौजूदा हालात में तुम्हारा एक नीग्रो के साथ रहना मुनासिब नहीं है, क्या तुम गुलाम बाकी के साथ पेरिस जा सकती हो? वो खुश होकर बोली, ज़रूर जाऊंगी। मैंने रेड पावर के बॉस से कहा, आप दोनों को पेरिस रवाना कर दें। मैं इंतज़ामात कर रहा हूँ, गुलाम बाकी से कह दीजिए मेरे आदमियों के साथ न्यूयॉर्क चला आए, मोरनिया भी यहाँ पहुँच जाएगी। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।